हेलो। तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बीटीएससी जेई का शायद 35 या फिर 36 क्लासेस होने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सेशन रहा है अब तक का। ठीक है, सारे क्लासेस जो कि एक कंटिन्यू वे में रहा है, चाहे हम लोग सब्जेक्ट वाइज का बात करें, चाहे मिक्स प्रैक्टिस सेशन का बात करें। अभी देखिए दोनों क्लासेस ऑन गोइंग है। चाहे आपका मिक्स प्रैक्टिस का बात करें, उसका भी आज आपका बिल्डिंग मटेरियल खत्म होने वाला है। कल से हम लोग आपका सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अभी जितने भी मेरे दोस्त बीटीएससी जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा शौक होगा, मतलब लगता हो कि सिलेबस थोड़ा सा अटपटांग दे दिया है, तो अभी उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, तो सोचे कि ये सब हम लोग लास्ट में बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का जो हम लोग का मेन जो है कि हम लोग पहले की क्लासेस करने हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी तक मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी क्लासेस हुए हैं, अगर आप कंटिन्यू नहीं किए हैं तो ज़रूर आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, क्योंकि दोनों कंटिन्यू रखें, चाहे सब्जेक्ट वाइज वाले क्लासेस हो, चाहे आप मिक्स प्रैक्टिस सेशन का क्लासेस हो, तो दोनों आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है कि आप सब्जेक्ट वाइज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ आप मिक्स प्रैक्टिस का सेशन भी कर रहे हैं दोस्तों। तो दोनों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाला है। अगर एक अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आज का जो सेशन रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ठीक है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो आपके रिसेंट में भी जो पेपर हुए हैं, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं विथ 360 एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सारा क्वेश्चन को बायफॉरगेट किया जाएगा, सारे ऑप्शन को बायफॉरगेट किया जाएगा जिसमें ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बिना देरी के मैं आज के क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों को पता भी है कि हम लोग हर क्लासेस को शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, 2 लाइन का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का लाइफ से रिलेटेड है। देखिए क्या है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट। ठीक है, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। ठीक है दोस्त, तो बिना संघर्ष किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। इसको थोड़ा इधर सेटअप कर देते हैं ताकि अब हम लोग को एक स्पेस मिल जाएगा, हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लासेस करेंगे दोस्त। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग भी आप क्या कि आप लोग का ऐसा क्वेश्चन लगेगा कि सारा क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा लगेगा रहेगा। सारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारा आपको लगेगा कि नहीं पढ़ा पढ़ा है, और आप लोग इसका आंसर भी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए क्या है, रीड दी फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, किसके बारे में, कौन किसके बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में दिया गया है। और क्या पूछ रहा है हमसे, इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्त। ये देखना बहुत जरूरी है, यही सब मेन मतलब एक टॉपर का जो स्ट्रेटजी होता है यही होता है। कोई देखता है कि क्या पूछ रहा है, मतलब किसके अबाउट में दिया हुआ है। ठीक है, और देखता है कि हमसे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि लोग आधा 50 से 60% लोग इसी में फंसते हैं। इनकरेक्ट करेक्ट देखते नहीं है। आप पूछा यहाँ पर इनकरेक्ट, मार देगा करेक्ट, हो जाएगा खेला खत्म। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है इनकरेक्ट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ये ध्यान रख के भी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। पहला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके बारे में दिया हुआ है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड के बारे में कुछ हम लोग पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड का सबसे पहले डेवलप कौन किया था, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले डेवलप कौन किया था, हार्डी क्रॉस ने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे सेंटेंस में, क्योंकि आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डेवलप बाय हार्डी क्रॉस मेथड, हार्डी क्रॉस।
ठीक है, ये इन्होंने डेवलप किया था इस मेथड को। कौन सा मेथड को? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को। अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं कहाँ पे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम या रिजिड फ्रेम के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, इट इज यूज फॉर स्टैटिकली indeterminate स्ट्रक्चर, और हम लोग लिखते हैं क्या? रिजिड फ्रेम। ठीक है दोस्त, इस मेथड का हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? क्या स्टैटिक पहला क्या है स्टेटमेंट है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम आर एनालाइज यूजिंग दिस मेथड। ये देखिए तो ये क्या, ये सही है या फिर गलत है? बताएं, सही है फिर गलत है जी? ये तो सरासर गलत है। गलत है ना? गलत है, क्योंकि ये क्या बोला कि ये जो मेथड है ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ये करता है, एनालिसिस करता है, जो कि सरासर गलत है। ये क्या करता है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन जो पहला गलत हो गया। ठीक है, और हमको क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। इट मीन्स कि मेरा ये सही है। गलत है इट मीन्स सही है, क्या कि हमको क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना है। दूसरा देखिए क्या है? फिक्स इंड मोमेंट आर कैलकुलेटेड, एकदम सही है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, इट मीन्स कि ये नहीं होने वाला है। ओनली ऑप्शन ए जो होगा, ओनली ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि हमको इनकरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और हम लोग दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये वाला पॉइंट कि फिक्स इन मोमेंट और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, इसमें हम लोग और क्या कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेट फिक्स इन मोमेंट। ठीक है, देख रहे हैं ना, फिक्स इन मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग इस मेथड के माध्यम से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड सबसे पहले कौन डेवलप किया था? हार्डी क्रॉस ने डेवलप किया था। और इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इस मेथड का यूज हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, क्या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर लाइक अ रिजिड फ्रेम, ठीक है, और स्ट्रक्चर के लिए हम लोग करते हैं। साथ ही साथ दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज हम लोग फिक्स इन मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग भी करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये जो दोनों ऑप्शन है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पता है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में दिया हुआ है? लेआउट ऑफ अ हेड डाइवर्जन वर्क। ठीक है, आप बताएं क्या स्टेटमेंट दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ? हेड डाइवर्जन वर्क के बारे में। इसमें क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्त। यही जो हम लोग पीछे किए हैं वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। किसके बारे में दिया हुआ, किसके अबाउट किसके बारे में है वो देखना है, और क्या पूछ रहा है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए पहला पढ़ते हैं हम लोग। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज स्टोन हो गया, सैंड हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। शुड बी अवेलेबल इन वेक्सकिनिटी ऑफ द साइट, एकदम सही। जितना नज़दीक मेरा साइट से मटेरियल अवेलेबल होगा, इट मीन्स मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। मेरा काम जो हम लोग काम करवा रहे हैं वो काम भी बहुत स्पीड चलेगा, स्पीड कम होगा। ठीक है, जब मेरा मटेरियल ही दूर है, उसको आने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली कि मेरा काम जो है, मेरा वर्क भी है वो स्लो चलेगा। जब मेरा वर्क स्लो चलेगा, इट मीन्स जो मेरा प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन दिया गया है, इट मीन्स कि वो प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है एकदम 100% सही है। दूसरा देखिए, द साइट शुड बी एसेसिबल बाय रोड, और वो साइट जहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो मेरा प्रॉपर साइट जो हम लोग का ये हुआ है, अलॉट हुआ है, उस साइट तक पहुँचने के लिए एक प्रॉपर रोड भी होना बहुत जरूरी है दोस्त। ठीक है, ये ना कि एकदम पहाड़ी वाला एरिया है जहाँ रोड का कुछ सुविधा नहीं है, तब फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट। ये दोनों करेक्ट है, इट मीन्स कि ये नाइदर ए एंड नाइदर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है ना सारा? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग
इंडेक्स property of the soil is the measure of a shear strength of a soil at the plastic limit। बताएं कि इनमें से कौन से इंडेक्स अलग अलग, फ्लो इंडेक्स है, टफनेस इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। अब बताएं कि इनमें से कौन सा इंडेक्स का प्रॉपर्टी है जो कि हमको मेजर करता है क्या, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल, सोयल के शियर स्ट्रेंथ को मेजर करता है दोस्त। तो आप बताएं फ्लो इंडेक्स क्या ये मेजर करता है? ये नहीं करता है। अब देखिए टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स क्या आता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, यही इसका फॉर्मूला होता है ना। ये हो गया टफनेस इंडेक्स का, ठीक है। और और हम लोग देख रहे हैं कि ये इंडिकेट क्या करता है, टफनेस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, हम लोग लिखेंगे इंडिकेट, इट इंडिकेट है, अच्छा से लिखेंगे, इट इंडिकेट, इट इंडिकेट, इट इंडिकेट shear strength, shear strength of soil, soil of soil, shear strength of soil at plastic limit, at plastic limit। ठीक है दोस्त। तो ये देखिए टफनेस इंडेक्स होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स, ठीक है। ये जो टफनेस इंडेक्स जो इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कहाँ तक, एट दी प्लास्टिक लिमिट तक, ठीक है। तो ये अपने आप में ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट अ प्लास्टिक लिमिट, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। यहाँ से ये एक आपका स्टेटमेंट है जो कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है, और ये देखिए सिंपल टाइप का मतलब वन लाइनर भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, और आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन रहा है। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन मतलब यहाँ से बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, आई सी इजकल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, यही होता है ना कंसिस्टेंसी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इसको हम लोग बोलते सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या इंडिकेट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है, बताएं बताएं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था ना कि इंडेक्ट क्या इंडिकेट करता है आपका टफनेस इंडेक्स को, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये लोग बहुत कम जानकारी होता है ये बताते हैं, ठीक है। तो आपको सारा जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके ये तो आपको याद ही होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, लेकिन ये जो है ये क्या इंडिकेट करता है, टफनेस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान में है तो बहुत अच्छा है, मतलब रिकॉल में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप ध्यान में कर लें, याद कर लें। अब देखिए इसका क्या होता है, क्या क्या है ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स एलवेज ये रिलेटिव कंसिस्टेंसी एंड फर्मनेस ऑफ सॉइल को इंडिकेट करता है दोस्त। क्या देखिए हम लोग लिखते हैं इट रिप्रेजेंट रिलेटिव कंसिस्टेंसी, एंड फर्मनेस ऑफ सॉइल एट नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, रिलेटिव कंसिस्टेंसी एंड फर्मनेस ऑफ द सॉइल एट अ नेचुरल वाटर कंटेंट, ओके। अब देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये क्या इंडिकेट करता है दोस्त, इसका देखिए ये तो आप लोगों को पता होगा ना, इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ये जान रहे हैं ना,
इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या आता है बताएं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब अरेंजमेंट क्या होता है। यहाँ पर लिक्विड लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, क्या होता है? हाँ, WS श्रिंकेज लिमिट, फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्लास्टिक लिमिट। अरे यार, प्लास्टिक लिमिट, यहाँ क्या हो गया आपका, लिक्विड लिमिट। ये हो गया इसका अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होगा, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रेविटी डैम द मैक्सिमम प्रेशर बताएं। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे डेवलप होता है, हिल पे होता है, डाउन स्ट्रीम साइड होता है, या फिर अपर स्ट्रीम साइड होता है, या फिर टो में होता है। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम वाटर प्रेशर, ठीक है। इसका दो केस बनता है, एक होता है, एक बोलेगा आपका इन इम्पिटी के केस में, और एक फुल्ली मतलब खाली के केस में। मतलब एक डैम मेरा जो है आपका ग्रेविटी डैम है, वो खाली के केस में, खाली के केस में उसका प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे होता है, हिल पे होता है, टो पे होता है, इस टाइप से। अब दूसरा फुल्ली समर्स के केस में, ठीक है, जैसे ये वाटर प्रेशर, मैक्सिमम वाटर प्रेशर कहाँ पे डेवलप होता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको, मतलब इसका जो आंसर होगा कि मैक्सिमम वाटर प्रेशर जो डेवलप होता है ग्रेविटी डैम में इन केस ऑफ फुल्ली समर्स कंडीशन में, तो हम लोग कहाँ बोलेंगे, एलवेज हिल, हिल पे डेवलप होता है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर वाटर प्रेशर, ठीक है दोस्त। और दूसरा देखिए, टो कब होता है, ये इम्प्टी कंडीशन में, ये इम्प्टी कंडीशन में होता है। या मेरा डैम अगर खाली रहेगा, ठीक है, मेरा डैम मतलब पानी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, टो पे, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे, टो पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, हिल इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, बताएं इनमें से कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन है या फिर नहीं है, हेलोजन हो गया, फिर आपका बोल सकते हैं कि सल्फेट, सल्फर होता है, सल्फर, सल्फेट नहीं, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे सब है, क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है दोस्त। तब ये आपका हो गया प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। एसिड तो होता नहीं है आपका, ओजोन भी, ओजोन भी आपका क्या है, बताए, हेलोजन हो गया, सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, ये सारे जितने हैं ये सारे क्या है आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और ये जो है आपका एसिड भी हो गया, एसिड मिस्ट हो गया, ओजोन हो गया, आपका फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, ये सारे क्या है, हमको क्या पूछ रहा क्वेश्चन में पढ़िए, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है, सॉरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है, ठीक है। ये मेरा सेकेंडरी है, ओजोन मेरा सेकेंडरी है, ठीक है, एसिड भी मेरा सेकेंडरी है, लेकिन ये जो मेरा है हेलोजन ग्रुप, ये आपका प्राइमरी है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ओजोन भी आपका कहाँ, ओजोन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। फोटोकेमिकल स्मोक सेकेंडरी है, ठीक है। CFC सेकेंडरी है, तो ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द कंक्रीटिंग ऑपरेशन, इन विच ऑफ द कंक्रीटिंग ऑपरेशन आर द एयर बबल्स इलिमिनेटेड फ्रॉम द फ्रेश पैलेस कंक्रीट, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें एयर बबल इलिमिनेट, एयर मतलब जो एयर होते हैं कंक्रीट के बीच में वो रिमूव होते हैं, बताएं। जब हम कहीं भी कंक्रीट को पैलेस करते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट करते हैं, तो बताएं कि वहाँ से जो जो एयर जो निकलता है, एयर निकलता है,
कंक्रीट के बीच में जो आपका एयर एलिमिनेट रहता है, जो एयर वहाँ से निकलेगा, वो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैचिंग बोलते हैं? एकदम नहीं। क्यूरिंग बोलते हैं? एकदम नहीं। ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं? एकदम नहीं। ये आपका जो कंपैक्शन है, जब हम लोग कंपैक्शन करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग टाइप का कंपैक्शन भी होता है, नीडल वाइब्रेटर, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं। वाइब्रेटिंग हम लोग करने का मतलब क्या है कि जितने भी वॉइड्स प्रेजेंट है मेरे कंक्रीट में, जितने वॉइड्स प्रेजेंट है, वॉइड्स पहली बात वहाँ से निकलेगा। जब वॉइड्स वहाँ से निकलेगा तो वहाँ का जो जहाँ पे हम लोग कंक्रीट पैलेस किए हैं, वहाँ पूरी तरह से मतलब उसका जब अब देखिएगा, जब वो पूरी तरह से मतलब ड्राई स्टेट में हो जाएगा, जैसे आप फ्रेमवर्क खोलिएगा तो खोलने के बाद देखिए वहाँ का शेप जो है ना बहुत ही बेहतरीन आएगा। ठीक है, एक नहीं मतलब आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इट मीन्स क्या, वहाँ पे वाइट प्रेजेंट था, जिसके कारण वहाँ पर पूरी तरह से सरफेस यूनिफॉर्म शेप में नहीं आया। ठीक है, जब वहाँ से हम लोग एयर को एलिमिनेट कर देंगे, इट मीन्स कि कंपैक्शन से हम लोग एयर को एलिमिनेट कर देंगे, तो वहाँ का जो सरफेस है उस एरिया का जो प्रॉपर जो जहाँ पे हम लोग पैलेस किए हैं, उसका शेप बहुत ही बेहतरीन आएगा, देखने में भी आपको बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए कर्व प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डबल रिफ्लेक्शन मेथड। अब बताएं, डबल रिफ्लेक्शन मेथड के लिए इनमें से कौन सा कर्व है जो कि डबल रिफ्लेक्शन मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ट्रांजिशन कर्व, हम लोग इसमें तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, टेंजेंट पढ़ते हैं, जीरो से सुपर एलिवेशन के बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेते हैं, जो कि ये होगा ही नहीं। कर्व मेथड देखते हैं, प्लास्टिक मेथड, सॉरी प्लास्टिक कर्व, ये तो होगा नहीं, इलास्टिक कर्व होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका कर्व में था, कर्व सर्किल है, सर्कुलर कर्व है, ये आपका करेक्ट आंसर है मेथड। ये सर्कुलर कर्व में ये हम लोग डबल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इनमें से कौन सा आपका प्रॉपर्टी है जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, कौन मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है? तो आपको देखिए ये दो टाइप से होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एक होता है क्या आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग लिखते हैं आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? पहला आपका ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? डेंसिटी। फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंडेक्स, बल्क बल्क इंडेक्स, बल्क डेंसिटी भी बोल सकते हैं, बल्क डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद क्या हो गया? स्वेलिंग, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी। ठीक है, ये सारे जितने भी टर्म है, ये सारा आपका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है दोस्त। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इसमें भी वो सारा होता है, लेकिन मेजरली आपको ये सारे जो है आपको एग्जामिनेशन में ये सब टर्म देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मेजरली में लिखा दिया, जो कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्त। एक और आपका होता है फ्रोस्ट रेसिस्टेंस, फ्रोस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। और हम लोग दूसरा लिखेंगे, दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्त, अब देखिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा क्या हो गया? कंप्रेसिव, कंप्रेसिव बोल सकते हैं, आपका टेंसाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया आपका? बेंडिंग भी बोल सकते हैं, इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, हार्डनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या सकता है? प्लास्टिसिटी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, आपका क्रीप बोल सकते हैं। ये सारे जितने भी टर्म हैं, ये सारे क्या आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है,
तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो ये तो होगा नहीं। प्लास्टिसिटी भी आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। क्रीप भी आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो आपका जो ड्यूरेबिलिटी होगा, देखिए तो ये देखिए पहला ही में आपका ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इज राइट आंसर, मतलब डी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका ये है, आपको दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इजी तो है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप भूल सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग टैप ऑफ डैम आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ए फ्लड कंट्रोल। इनमें से कौन सा डैम है जो कि फ्लड कंट्रोल के लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं? क्या डिटेंशन डैम, डिब्रिज डैम, डाइवर्जन डैम या फिर स्टोरेज डैम? बताएं कौन सा डैम है? डिटेंशन डैम, एकदम 110%। डिटेंशन डैम ही एक ऐसा डैम है जो कि फ्लड को कंट्रोल करता है दोस्तों। ठीक है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस टाइप का डैम को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं? ऑलवेज डिटेंशन डैम को करते हैं। ठीक है, ना ही उसमें आपका डिब्रिज डैम आएगा, नहीं आपका डाइवर्जन डैम आएगा, नहीं आपका स्टोरेज डैम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। चलिए अब बताएं, which of the following range of noise intensity causes permanent ear damage? देखिए उस नॉइज इंटेंसिटी जो दिया हुआ है 30 है, 100 है, 100 डेसिमल है, 30 डेसिमल है, 10 डेसिमल है, 180 डेसिमल है। इनमें से कौन सा रेंज है जो कि आपका परमानेंट के लिए आपका ईयर को डैमेज करता है दोस्त? परमानेंट के लिए कर देता है, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग सबसे पहले इसका एक होता है टेबल, हम लोग लिख लेते हैं कि 30 डेसिबल। ठीक है, 30 डेसिमल हो गया। दूसरा हो गया आपका कितना है? 100 डेसिमल, 100 डेसिमल। तीसरा कितना हो गया? 10 डेसिमल, 10 डेसिमल। चौथा क्या हो गया आपका? 180 डेसिमल, 180 डेसिमल। ये सब का हम लोग इंटेंसिटी देख लेते हैं कितना। ये तो इंटेंसिटी दिया हुआ है, और ये क्या क्या को इफेक्ट करता है, क्या चीज़ को ये डैमेज करता है दोस्त। देखिए पहला आपका है, पहला क्या आपका 30 डेसिमल। 30 डेसिमल है आपका ये हियरिंग के लिए। ठीक है, जैसे आपका जो लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी तो हल्ला नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइब्रेरी में जो आपका डेसिमल जो वहाँ पर आवाज़ जो होता है उसका डेसिमल कितना होता है? तो 30 डेसिमल। ये आपका क्वेट लाइब्रेरी हम लोग लिख सकते हैं, क्वेट लाइब्रेरी। ठीक है, और देखते हैं क्या है ये सुनने के लिए आपका सेफ है, सेफ फॉर हियरिंग। इतना डेसिमल को हम लोग सुन सकते हैं दोस्त। ठीक है, सुनने के लिए सेफ है। दूसरा देखिए 100 डेसिमल। 100 डेसिमल इट मीन हम क्या बोल सकते हैं? जो आपका मशीन हो गया, जैसे जनरेटर हो गया, अलग अलग मशीन हो गए जो कि उसका डेसिमल होता है लॉर्ड मशीन। हम लोग लिख सकते हैं क्या? लाउड मशीनरी, लॉर्ड मशीनरी बोल सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 डेसिमल है। 10 डेसिमल क्या आपका हो गया? ऑडिबल, ऑडिबल साउंड। ठीक है, क्या? ऑडिबल साउंड। ये आपका जो 180 डेसिमल है, ये क्या आपका हो गया? 180 डेसिमल आपका, जैसे देखिए सबसे ज़्यादा ये है, ये किसका हो गया? आपका जेट इंजन। जेट इंजन देखे ना, उसका जो साउंड होता है वो कितना होता है? 180 डेसिमल जेट इंजन। ठीक है, इसका हम लोग, और ये जो होता आपका होता है क्या? परमानेंट ईयर डैमेज। ये आपका जो डेसिमल है 180 डेसिमल है, इसकी वजह से आपका जो ईयर है परमानेंट डैमेज हो जाएगा दोस्त। तो ये हमको क्या पूछ रहा था? परमानेंट ईयर डैमेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्त। ठीक है, 10 क्या होता है? सॉरी 30 डेसिमल कितना होता है? ये लाइब्रेरी, ये आपका सेफ और सुनने के लिए सेफ होता है। ठीक है, और 10 डेसिमल मशीनरी का जो लॉड होता है, म्यूजिक सिस्टम का जो लॉड होता है। 10 डेसिमल ऑडिबल साउंड के लिए होता है, और 180 डेसिमल जो आपका जेट इंजन से जो आपका
साउंड निकलता है उसका डेसिमल कितना होता है, 180 डेसिमल होता है, जो कि हम लोग के ईयरिंग के लिए ये ये मतलब ईयर को ये परमानेंट के लिए डैमेज कर देगा दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल मींस हैंडलिंग पावर, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी है जो कि आपका हैंडलिंग पावर हम लोग कर सकते हैं। हैंडलिंग पावर के लिए कौन सा, डक्टिलिटी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोस्ट। कोस्ट तो आपका हो गया, इसे इकोनॉमिकल कोस्ट है, इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है, या फिर आपका ये तो होगा नहीं। स्ट्रेंथ का बात आ गया, स्ट्रेंथ तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो स्ट्रेंथ इंक्रीज इन डिक्रीज तो हम लोग का उसको हम लोग हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्कबिलिटी जो है इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, वर्कबिलिटी, ठीक है, क्योंकि वर्कबिलिटी को मेंटेन करना हम ही लोग का हाथ में है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसका हम हैंडलिंग पावर कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी सी बी बी इज अ राइट आंसर दोस्त, बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ ए ओपीसी यूज फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रनवे। रनवे कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो जहाँ पे आपका अलग अलग जो पोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्लेन जो रन करता है और वहाँ पे लैंड करता है, लैंडिंग और रनिंग के लिए वहाँ का जो बनाया जाता है रनवे, वो कौन सा ओपीसी सीमेंट से ग्रेड से बनाया जाता है दोस्तों। ओपीसी 33 से बनाया जाता है, 63 तो होता ही नहीं है, 43 से बनाया जाता है, या फिर 53 से बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि 33 ग्रेड का ओपीसी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, 43 ग्रेड का ओपीसी को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, देन हम लोग 53 ग्रेड का ओपीसी को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर जान लें कि जो हम लोग रनवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम लोग ओपीसी यूज़ करते हैं ऑलवेज 53 करते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। लिख सकते हैं, इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे। ठीक है, रनवे कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग 53 ग्रेड यूज करते हैं। अब देखते हैं 43 ग्रेड। ठीक है, 43 ग्रेड हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, 43 ग्रेड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बताएं, कहाँ पे करते हैं दोस्त, जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपका क्या हो गया, आपका बोल सकते हैं आपका डैम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रेंथ स्लो स्लो ये होगा ना, तुरंत तो ये नहीं कि हम लोग वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर दिए और तुरंत तो स्ट्रेंथ फुल दे दिए, नहीं। हम लोग डैम वाले स्ट्रक्चर में हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करेंगे, जो कि उसका स्ट्रेंथ धीरे 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 करके इंक्रीज करता है दोस्त। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म तक वो अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेवलप मॉडरेट ईयरली स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दोस्तों। ठीक है, तो 43 ग्रेड का ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 33 ग्रेड का यूज, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बताएं। 33 ग्रेड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं दोस्त, जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ चाहिए लेकिन कम स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब जनरल आरसीसी वर्क के लिए लिख सकते हैं कि फॉर यूज फॉर यूज इन जनरल आरसीसी वर्क्स।
ठीक है। जनरल एनालिसिस वर्क के लिए हम लोग कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे, ग्रेड कंक्रीट, कौन सा कंक्रीट का ग्रेड, सीमेंट का ग्रेड, तो ओपीसी 33, ठीक है। 43 का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, एंड 53 का यूज कहाँ करेंगे, हम लोग तीनों जान गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सारे ग्रेड आप लोग को याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छा है थोड़ा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स आर कोर्सर देन ग्रेबल, ग्रेबल से बड़ा। ये तो आप लोग का 110% सही मारेंगे, इसमें तो बताने का जरूरत ही नहीं है। इसका तो बताने की जरूरत नहीं ना है भाई, इसको बताएं, ये मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में दिया भाई, बर्नौली इक्वेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है। 2 चीज कंफर्म हो गया कि हमको अब सही देखना है, और किसके बारे में दिया गया है, बर्नौली इक्वेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द इक्वेशन एक्सप्लेन दैट इफ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीज वेलोसिटी, अगर मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, देयर विल बी डिक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये सही है, अगर मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, अगर मेरा वेलोसिटी अगर मान के चलिए कि मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मेरा जो स्टैटिक प्रेशर है, प्रेशर और आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी, इसका ये इन्वर्सली मतलब दोनों का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरा इट मीन्स कि वेलोसिटी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स कि मेरा प्रेशर कम होगा, देन आपका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो फ्लो का जो फ्लो जो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका एनर्जी कम हो जाएगा दोस्त। ये स्टेटमेंट आपका 110% सही है, ठीक है। दोनों कम करेगा, देखिए दोनों, आपका प्रेशर भी, स्टैटिक प्रेशर भी कम होगा, देन हम लोग, और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा दोस्तों, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब। याद रखिएगा ये दोनों का एलवेज इन्वर्स का कंडीशन होता है, ठीक है। जब ये बढ़ेगा ये घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो आपका वेलोसिटी घटेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ए करेक्ट है, इसमें कोई दमत नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, फॉर द फ्लो इनसाइड, फॉर फ्लो इनसाइड है हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, देयर विल बी एलिवेशन हेड जेड इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इंक्रीज कॉजेज डिक्रीज इन प्रेशर, एकदम 110% सही है दोस्त, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर बोल दिया कि अगर मेरा एलिवेशन जेड है जो कि कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा इट मीन्स प्रेशर डिक्रीज करेगा, मतलब फिर यहीं से यही दोनों का रिलेशन यहाँ भी दे दिया है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है, इट मीन्स करेक्ट बोल रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका जम्पशन क्या है, तो आप लोग को बहुत बार पढ़े हैं, फ्लूइड जो होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनविस्कस होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, ये सब पढ़े हुए हैं, वो सब थोड़ा सा एडवांस पढ़ने का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे चल रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉजेज यूज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कंटूर इंटरवल। अब बताएं कि इनमें से कौन सा कंटूर इंटरवल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही कौन सा गलत बताना है, नोट देखिए, ठीक है, ये ध्यान देना है कौन सा गलत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, फर्स्ट है कि वेन अ स्मॉल एरिया इज टू बी, पहली बात हम लोग जान लें कि हम लोग कंटूर इंटरवल होता क्या है, आप लोग को पता होगा। द वर्टिकल डिस्टेंस, जब किसी कंटूर का, कंजुगेटिव कंटूर का वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव कंटूर, ठीक है, 2 कंजुगेटिव कंटूर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसका हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है, अब क्या हमसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, नोट देखना है, ठीक है, देखते हैं। और दूसरा बात एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि एलवेज कंटूर इंटरवल का यूज आपका स्मॉल एरिया फॉर ए स्मॉल पेपर पीस ऑफ वर्क के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया
और स्मॉल पीस ऑफ वर्क के लिए करते हैं, मतलब छोटे एरिया और छोटे वर्क के लिए हम लोग कंटूर इंटरवल का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हम कि कंटूर इंटरवल जो होता है, ये तो इसका तो डिफिनेशन पता है आपको, जब भी किसी दो वर्टिकल डिस्टेंस के बीच में, दो कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटूर इंटरवल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कोई भी स्मॉल एरिया के लिए। ठीक है, स्मॉल एरिया फॉर ए स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ वर्क, मतलब छोटे वर्क के लिए और छोटे स्मॉल एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, कंटूर इंटरवल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हो गया, when a small area is to be mapped in a small piece of work contour interval are used। ये सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, नोट पूछा है, तो इट मीन्स ये नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है कि अर्थवर्क एस्टिमेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज हो गया, डैम हो गया, रोड हो गया, फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंटूर इंटरवल। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कंटूर इंटरवल को अभी हम लोग लास्ट में लिखा देंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। व्हेन ए लार्ज एरिया इज टू बी मैप्ड, व्हेन ए लार्ज एरिया इज टू बी मैप्ड इन अ स्मॉल एरिया, एकदम नहीं, लार्ज एरिया में लार्ज एरिया होना चाहिए, यहाँ क्या, और यहाँ क्या बोल रहा है कि लार्ज एरिया में स्मॉल एरिया होगा, ये तो सरासर ये गलत है दोस्त। इन ए लार्ज एरिया, इंडेक्स कंटूर लाइन और लेस इज टू कीप ए सिंपल इज टू रीडली ए मैप, सिंपल टू रीड द मैप इजिली, एकदम ये सही है। ठीक है, तो हमको देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब नोट सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, ये वाला सी इज एप्रोप्रिएट नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। अब देखिए कंटूर इंटरवल, एक बात मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कंटूर इंटरवल का डिफिनेशन क्या होता है, जब भी किसी वर्टिकल कंटूर का, मतलब कंजुगेटिव कंटूर का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, दोनों का बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, कंटूर इंटरवल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, कंटूर इंटरवल का यूज हम लोग स्मॉल एरिया फॉर ए स्मॉल पीस ऑफ वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब मेरा एरिया छोटा होना चाहिए और छोटा पीस ऑफ वर्क होना चाहिए। ठीक है, वहां पे हम लोग कंटूर इंटरवल का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि कंटूर इंटरवल का यूज हम लोग अर्थवर्क एस्टिमेशन में भी करते हैं दोस्त। ठीक है, कंटूर इंटरवल का यूज हम लोग अर्थवर्क एस्टिमेशन लाइक ए ब्रिज हो गया, डैम्स हो गया एंड आपका रोडवे हो गया, ये सारे अलग अलग अर्थवर्क एक्सप्रेशन वाले पार्ट में हम लोग भी अर्थ कंटूर इंटरवल का यूज करते हैं दोस्त। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये तीनों पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तीनों पॉइंट यहाँ दिया गया है, तो जो मेरा सबसे करेक्ट नोट आंसर होगा, सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम ए सिंगल एंड मल्टी फैमिली डेवलिंग। कौन सा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट का टाइप है जो कि सिंगल और मल्टी फैमिली डॉलिंग मतलब वो जनरेट करता है। तो एलवेज आपका रेसिडेंशियल जो आपका सॉलिड रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ से जो जनरेट होता है एलवेज सिंगल और मल्टी फैमिली डॉलिंग वेस्ट जनरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सिंगल आर सिग्नल, बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सिग्नल्स आर यूज टू वार्म द ट्रैफिक। ठीक है, वार्म द ट्रैफिक हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग इनमें से कौन से टाइप का सिग्नल हम लोग यूज करेंगे, एलवेज आपका फ्लैशिंग बेकॉन सिग्नल। ठीक है, फ्लैशिंग बेकॉन सिग्नल हम लोग यूज करेंगे। अगर मतलब सिग्नल, अगर हम लोग जहाँ खड़ा है, अगर वहाँ से मान के चलिए कि हम ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, ट्रेन मतलब लोको पायलट है, और यहाँ से उसके आगे हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग उस कंडीशन हम लोग कौन सा सिग्नल यूज करेंगे, फ्लैशिंग बेकॉन सिग्नल। ठीक से लिख देते हैं यार, क्या, फ्लैशिंग बेकॉन सिग्नल। बेकॉन सिग्नल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्त। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हॉफमैन किन्स। ठीक है, हॉफमैन किन्स के लिए इनमें से कौन सा आपका एडवांटेज जो है, कौन सा डिसएडवांटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डिसएडवांटेज क्या जानते हैं दोस्त, हाई इनिशियल कॉस्ट,
हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेगुलर ऑफ हीट, ये आपका एडवांटेज है, ये भी आपका एडवांटेज है। यूनिफॉर्म बर्निंग ऑफ ब्रिक, यूनिफॉर्म बर्निंग ऑफ ब्रिक, ये भी सही है। फ्यूल इकोनॉमी, यही सही है, लेकिन हमको क्या पूछा, डिसएडवांटेज, इट मीन्स कि हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इसका इनिशियल कॉस्ट हाई नहीं होता है, लो होता है, जो कि यहाँ क्या बोल रहा है, हाई होता है, लेकिन ये हमको डिसएडवांटेज रखना है, तो डिसएडवांटेज मेरा यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्त। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आप लोग भी ट्राई करें दोस्त। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सामने लाया जा रहा है, जो कि एक देखा जाए तो एक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं दोस्त। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑरिफिस फॉर मेजरिंग ए डिस्चार्ज इज नॉट ए क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लासिफाइड ऑफ ऑरिफिस, classified orifice based on basis of its shape, शेप के अकॉर्डिंग इनमें से ऑरिफिस को कितने कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले सकते हैं, पहला आपका हो गया ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर हो गया। दूसरा क्या आपका हो गया, सर्कुलर हो जाएगा। देन तीसरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये तीन शेप में ये क्लासिफाई किया गया है, लेकिन हमको पूछ रहा है कौन क्लासिफाई नहीं किया गया है, तो मेरा ये जो लार्ज है, लार्ज ये किसी टाइप का इसका क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए बताएं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताएं आपको क्या इसका आंसर होना चाहिए और क्या है। ठीक है, थोड़ा देखें, क्योंकि ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, बताए हुए बहुत सारे सेट में क्लासेस में हुए हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, क्या है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, बताएं। इसमें से तीन स्टेटमेंट दिया गया, ए बी देन सी। बताए कि इनमें से तीनों में से कौन, बोथ ए बी होगा, सॉरी ए सी होगा, या फिर ए बी सी होगा, या फिर ओनली ए होगा, या फिर ओनली सी होगा दोस्त, बताएं। देखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, एलएसएम हम लोग, एलएसएम में दो टाइप का पढ़ता है, क्या, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, दूसरा क्या हो गया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है एलवेज आपको इससे रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। द कंडीशन अंडर विच द बिल्डिंग एनालाइज्ड यूजिंग इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इन ए सिविल इंजीनियरिंग, एकदम 110% सही है दोस्त। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट बी यूज, इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट बी यूज इफ इट इज नॉट ए सर्विसेबल। जब हम लोग, अच्छा ये सही है क्या, इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट यूज, अगर हम लोग स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे, इफ इट इज नॉट ए सर्विसेबल, तो उसके सर्विस से वो सर्विस में नहीं रहेगा, ये सरासर गलत है सर। जब स्ट्रक्चर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो सर्विस में रहेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि नॉट ए सर्विसेबल, जो कि ये सरासर ही गलत है दोस्त। तीसरा देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द मोस्ट क्रिटिकल लिमिट द स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन एंड आफ्टर दैट चेक द लिमिट स्टेट, एकदम 110% सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ आर डेवलप टू रिप्रेजेंट द सर्वल यूनिट ऑफ हाइड्रोग्राफ, सर्वल यूनिट ऑफ हाइड्रोग्राफ, इनमें से कौन सा हाइड्रोग्राफ अलग अलग दिया गया, डायमेंशन लेस यूनिट हाइड्रोग्राफ है, नेचुरल हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ है। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोग्राफ है जो कि आपका सर्वल यूनिट, बहुत सारे यूनिट का हाइड्रोग्राफ हो। तो एलवे जो होता है क्या होता है, डायमेंशन लेस यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त।
डायमेंशनलेस यूनिट हेटरोग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टू रिप्रेजेंट सर्वल यूनिट हेटरोग्राफ, सेवरल यूनिट हेटरोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, द टेकोमेट्रिक कंस्टेंट के इक्वल टू एफ बाई आई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये डिवाइडिंग कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, या फिर सब्ट्रैक्टिव कांस्टेंट होता है, या फिर एडिटिव कांस्टेंट होता है? के इक्वल टू एफ बाई आई, ये क्या होता है? के इक्वल टू एफ प्लस डी, ये क्या आपका हो गया? एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, एफ बाई आई क्या हो गया आपका? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। कोई दिक्कत? हमको एफ बाई आई के बारे में मानना है, तो एफ बाई आई आपका क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताए। रीड द फ्लोइंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ रेट। किसके अबाउट में दिया गया है? एनालिसिस ऑफ रेट के अबाउट में दिया हुआ है। ठीक है, और किस क्या पूछ रहा है हमसे? करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ रेट के बारे में। अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, देखिए पढ़ते, पहला क्या है? टू वर्क आउट द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आइटम। टू वर्क आउट द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आइटम, एकदम ही सही है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है? टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम। द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम इज द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बट दे आर डन एज पर डायरेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन डायरेक्शन जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू डन कर दिया गया है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड, जो कि बॉन्ड में नहीं था लेकिन डिपार्टमेंट के थ्रू उसके डन कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या वो ये दोनों स्टेटमेंट सही है? एनालिसिस ऑफ रेट के अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्त। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप जरूर बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कमेंट का सेक्शन खाली है आपके लिए। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो बस सेट को कंटिन्यू रखें दोस्त, एक दिन ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगा दोस्त। ठीक है, कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि 5 दिन किए 2 दिन छोड़ दिए, तो वही आपको जो 2 दिन छोड़िएगा आपको बाद में वही लास्ट में आपके लिए बहुत ही खराब साबित होगा। ठीक है, तो क्लासेस कंटिन्यू रखें, सारे सीरीज़ को देखें, जितने भी सीरीज आ रहे हैं। जब बोला गया कि नहीं बीटीएससी जेई तक एग्जाम तक, अब देखिए कुछ सिलेबस पे कुछ बात चल रहा है। ठीक है, अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा दोस्त। ऐसा नहीं कि उस सिलेबस से हम सेटिस्फाइड हैं, हम भी मतलब सिलेबस देख के मेरा भी माथा ये हो गया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपना अपना जो काम है तैयारी के काम, वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, तैयारी में आप लगे रहे दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रेनफोर्समेंट एंकरेज। रेनफोर्समेंट एंकरेज के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला क्या है? रिब इंटरलॉकिंग विथ कंक्रीट, एकदम ये सही है, ये इसका फैक्टर है। जो भी मेरा रिब्स है, रिब्स क्या करता है? कंक्रीट के साथ बहुत बेहतरीन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन बॉन्ड बनाता है, जो मतलब इंटरलॉक बेहतरीन करता है। इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। कंक्रीट शियर स्ट्रेंथ, कंक्रीट शियर स्ट्रेंथ, क्या ये इसका एंकरेज क्या पूछ रहा है? फॉर रिस्पॉन्सिबल रेनफोर्समेंट एंकरेज का ये क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करता है क्या? ये नहीं करता है दोस्त। ठीक है, स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ एकदम सही है। कंक्रीट एंड स्टील आर एडेशन, एकदम सही है। ये दोनों के बीच में एडेशन प्रॉपर्टी होता है, जो कि इसमें क्या पूछ रहा है? नॉट ए रिस्पॉन्सिबल, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। बी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर अ रेनफोर्समेंट एंकरेज के बारे में, जो कि उसका फैक्टर नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, बता पहले। सेम टाइप का क्वेश्चन
मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी इस जो ये जो आपका अबाउट दे दिया गया है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम में, इसके इस कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं दोस्त। किए हुए हैं कि नहीं बता, पहले आप लोग किए हुए हैं, आप लोग देखे भी हैं, क्लासेस भी किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्या पूछ रहा है हमसे, इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्त, ये देखना नहीं भूलिएगा। पहला क्या, किसके अबाउट में दिया, मतलब किसके कौन से कंसेप्ट के बारे में दिया गया है, और क्या हमसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है हमको, इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, पहला स्टेटमेंट क्या है। न्यूट्रल एक्सिस सेपरेट द कंप्रेशन एंड टेंशन जोन इन द बीम, एकदम 110% सही है। न्यूट्रल एक्सिस तो सेपरेट नहीं करता है, कंक्रीट के सेक्शन को अलग करता है, देन आपका जो स्टील का सेक्शन है उसको अलग करता है। ये तो हम लोग का 100% सही है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या है, अ, दूसरा क्या है, टू अवॉइड द ब्रिटल, टू अवॉइड ब्रिटल फेल्यूर, टू अवॉइड, अवॉइड कर रहा है, ठीक है। देखिए टू अवॉइड द ब्रिटल फेल्यूर कंक्रीट कीप द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये क्या है, क्रिटिकल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ऑलवेज लेस देन लेस देन न्यूट्रल एक्सिस, ये बोल रहा है, ठीक है। ये कंडीशन किस में होता है दोस्त, ये कंडीशन किस में होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये कंडीशन किस में होता है बताएं, ये कंडीशन किस में होता है दोस्त। हम्म ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपका होता है किसमें, अंडर रेनफोर्स बीम में, अंडर रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स बीम में होता है ये। अंडर रेनफोर्स बीम बोले या फिर हम लोग सेक्शन बोले, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, अच्छा इनमें से कौन गलत पूछ रहा है ना, कौन सा गलत है, इट मीन्स कि मेरा यही तो गलत है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि मेरा ये स्टेटमेंट दिया है अंडर एनफोर्स बीम का, और हमको पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट मेरा यही है, मेरा पहला सही है कि नहीं। चलिए अगर वीडियो आप लोग को भाई अच्छा लग रहा हो तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्त, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयार करने में, एक सेट को तैयार करने में इसके पीछे 3 से 4 घंटा टाइम देना पड़ता है भाई, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर कर दें। क्योंकि अभी फ़िलहाल में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आपका डेडिकेटेड क्लासेस करवा रहे हैं दोस्त पर डे, ठीक है। चाहे क्लासेस मतलब सब्जेक्ट वाइज रहे, चाहे आपका मिक्स प्रैक्टिस का सेशन रहे जो कि बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आपके पास, बोले ना कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट भी मिलेंगे, अलग अलग तरह के ट्रिक भी मिलेंगे, अलग अलग तरह के टेक्निक भी मिलेंगे कि हमको कैसे सॉल्व करना है किसी प्रश्न को, जो कि मैं शुरू में आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए ज़्यादा बोलने से अच्छा नहीं है, इंसान जितने मेरे भाई लोग बहुत ही समझदार हैं, हमको जहाँ तक लगता है, और समझदार है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और उसको पढ़ने का भी मौका दे दोस्त, ठीक है। और आप भी पढ़ें, ठीक है। आपके पढ़ने से ही आपका फ्रेंड पढ़ेगा दोस्त, ठीक है। आप भी पढ़िए, वो भी पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से ईर्ष्या मत रखिए यार, किसी से मतलब होता है ना कि ये ज़्यादा कर लेगा, वो कर लेगा यार, ऐसा माइंडसेट रखेंगे ना तब फिर दिक्कत है। ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है, एकदम क्लियर कट रहिए, किसी से ना कुछ तू तू में नहीं कि उसका नंबर कम आ गया, इसका नंबर, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं एक बार शुरू में आपसे मैं बात बोला था कि जितना टाइम जो आपके पास है, अगर वो टाइम अपने पीछे आप दे दिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में दे दिए, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त, समझे। आपका आपका टाइम अपने हाथ में है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं बोलते हुए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए मेजर लॉसेस इन अ पाइप। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि लॉसेस इन पाइप, लॉसेस इन पाइप्स ये आपका दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, मेजर लॉसेस, दूसरा क्या हो गया, माइनर लॉसेस, माइनर लॉसेस। अब बताइए मेजर लॉसेस क्या होता है, मेजर लॉसेस आपका फ्रिक्शन हो गया,
ठीक है। और अब माइनर लॉसेस क्या हो गया आपका, सडनली ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, सडन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या, दूसरा सडन, आप लोगों को पता होगा, सडन ड्यू टू एक्सपेंशन। तीसरा एंट्री, चौथा एग्जिट, सडन एग्जिट, सडन एंट्री, ये सारे जितने हैं ये सारे आपके क्या है, मेजर माइनर लॉसेस हैं। ठीक है, ये आपका मेजर लॉसेस है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, मेजर लॉसेस, इट मीन्स फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताएं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। अभी हम लोग बर्नौली इक्वेशन का पीछे हम लोग एक क्वेश्चन किए और देखिए फिर से एक क्वेश्चन दे दिया, आ गया है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है भाई, बर्नौली इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बर्नौली इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड टू द स्टेटमेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट फॉर ए फ्लोइंग फ्लूइड। एकदम सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। दूसरा देखिए क्या है, इन द हाई वेलोसिटी, इन द हाई वेलोसिटी फ्लो थ्रू इन ए कंस्ट्रक्शन contraction in the high velocity flow through the construction kinetic energy must increase at the expense of pressure energy। एकदम सही है, एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, वही बोल रहा है कि मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को पीछे पढ़े थे ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इट मीन्स क्या, अब यहाँ पर तो कुछ ऐसा बोला नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी घटेगा। देन आपका कहाँ गया, द हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। अच्छा, प्रेशर एनर्जी की एक्सपेंस में। ठीक है, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। जब मेरा क्या बोल रहा है कि जब मेरा प्रेशर एनर्जी मेरा खर्च होगा, इट मीन्स कि मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये भी मेरा सही है, प्रेशर एनर्जी मेरा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, इट मीन्स के पहला भी सही है और दूसरा भी सही है दोस्त। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ आरसीसी चिमनी, आरसीसी चिमनी कॉमनली यूज। बताएं आरसीसी चिमनी का एक कॉमन हाइट कितना होता है, 10 से 20 मीटर होता है, 50 से 100 मीटर होता है, 5 से 10 मीटर होता है, या फिर 100 से 200 मीटर होता है। एक कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, इसका हाइट, आरसीसी हाइट का चिमनी जो कॉमनली होता है कितना होता है, 50 से 100 मीटर दोस्त। ठीक है, 50 से 100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फ्लोइंग अबाउट फैक्टर्स ऑन द बेसिस फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ आइटम्स डिपेंड अपॉन। रेट ऑफ आइटम्स किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से तीन अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए और हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट, एकदम सही है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस, एकदम सही है। रेट ऑफ आइटम्स में ये दोनों इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ ओवरहेड चार्जेस एंड इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। जिस एनालिसिस रेट ऑफ आइटम में आपको इस तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ये कि ये नहीं समझिए कि जो आपका ओवरहेड चार्जेस जो होता है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर तीनों सही है, और तीनों इसमें नहीं, इसमें ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों तीनों सही है दोस्त। ठीक है, आइटम्स ऑफ रेट में ये तीनों को इंक्लूड किया जाता है। क्वांटिटी का मटेरियल क्या है, उसका रेट क्या है, लेबर का कॉस्ट क्या चल रहा है, पर वेज क्या रेट है,
प्लस ओवरहेड चार्जेस कितना जा रहा है, ठीक है। ये तो तीनों ही को इंक्लूड किया जाता है दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फ्लोइंग आइटम्स ऑफ वर्क इंक्लूड बेंडिंग एंड बाइंडिंग इन अ पोजिशन एंड देयर एंड मेजरिंग इन क्विंटल। क्विंटल में तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बताने की जरूरत है क्या? इजी क्वेश्चन है। क्विंटल में हम लोग किसको मेजरिंग करते हैं? एलवेज स्टील वर्क को। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच द फ्लोइंग इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अभी हम लोग पीछे से पढ़े थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, देन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। इसमें से बताएं कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है? हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्रोस्ट रेसिस्टेंट, हाइड्रोस्कोपिक। ये आपका तीनों क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आपका हार्डनेस है, क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तब ताजा गलती नहीं होना चाहिए दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टेस्ट कैन बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइननेस ऑफ सीमेंट? सिव टेस्ट, ब्लेंड शेयर, प्रोबेबिलिटी टेस्ट। 2 टेस्ट होता है। कौन कौन होता है? सिव टेस्ट, दूसरा ब्लेंड्स एयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट। दो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए कैसा लग रहा है जी सेशन कैसा लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए टाइप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व। अब बताएं कि इनमें से कौन सा हॉरिजॉन्टल का टाइप नहीं है? स्पाइरल कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व भी है। आपका क्रेस्ट कर्व तो हम लोग पढ़ भी नहीं किया कभी, ये कैसे हो सकता है? यही तो नहीं होगा, तो यही आपका तो आंसर है, बी ही तो आपका आंसर है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल का टाइप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? विच द फ्लोइंग रेंज ऑफ साउंड इन लो पिच के लिए साउंड का रेंज कितना होता है? 50 से 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज और 1500 हर्ट्ज। तो एलवेज लो पिच साउंड के लिए आपका जो रेंज जो होता है एलवेज 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज लो पिच साउंड। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच द फ्लोइंग इन द पोर्शन ऑफ रोडवे ऑफ ए अर्बन रोड रिजर्व फॉर यूज ओनली बाई हाई स्पीड एंड पावर ड्राइवन व्हीकल। हाई स्पीड एंड पावर ड्राइवन व्हीकल के लिए जो रोड का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रोडवे पोर्शन को क्या बोलते हैं? साइकिल ट्रैक बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं, विलेज रोड बोलते हैं, मोटरवे बोलते हैं। क्या बोल रहा है? रोडवे ऑफ अर्बन रोड रिजर्व यूज फॉर ओनली हाई स्पीड एंड पावर ड्राइवन व्हीकल के लिए एलवेज हम लोग मोटरवे का जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग वहीं पर, इसमें से जो रोड पोर्शन पूछ रहा है रोडवे का पोर्शन कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा मोटरवे का जो पोर्शन होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अब देखिए वो तो आज का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक है, आप लोग का सेशन कैसा लगा? ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट भी करें। ठीक है, सेशन तो आप लोग को जैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें दोस्त। ठीक है, और बताएं कि आपको और मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी और मतलब अच्छे लेवल का और क्वेश्चन चाहिए। देखिए जैसा कि अभी चल रहा है इस लेवल का क्वेश्चन एकदम बेहतरीन लेवल का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी देखिए नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस में अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा नीड है कि इसका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस किया जाए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया जाए, तो मेरा जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को दूर हो जाए, बताएं। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।